नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के लिए आज की सबसे बेसिक वीडियो है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी यही है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो किसी सेंटेंस या टेंस को ट्रांसलेट करने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप कभी जीवन में ट्रांसलेट करना नहीं सीख पाएंगे और वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चन आप बनाते हो तो उस समय क्वेश्चन वर्ड की जानकारी आपको होनी चाहिए भी कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज कहां पर होता है और किस क्वेश्चन वर्ड को किस तरह से जो है फिट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट। व्हाट का मीनिंग होता है क्या। ठीक है, जब देखो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये आपके कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं और ये प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड हैं, बीच में आ रहे हैं तो कंजक्शन है। ठीक है, तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या और व्हाट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। तो किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए, किसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, ठीक है, कुछ एक किसी के बारे में कुछ जानना हो या किसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज के कंफर्मेशन या रिपीटेशन के लिए। ठीक है, कोई भी कंफर्मेशन या रिपीटेशन के लिए भी हम जो है व्हाट का यूज करते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है वू और वू का मीनिंग होता है कौन, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम जो है वू का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जो वू वाला सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो वू के बाद क्या लगती है, डायरेक्ट एच भी लगती है और उसके तुरंत बाद फिर आपकी क्या लग जाती है, मेन वर्ब जो होती है वो लग जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखो कि WHO वू वाला जो सेंटेंस जब भी आप बनाओगे कभी भी तो उसमें सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अभी धीरे 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 मैं आपको विद एग्जाम्पल भी ये चीजें बताने वाला हूं। वू माने होता है किसे या किसको। वू माने क्या होता है, किसे या किसको, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, किसे या किसको। ठीक है, और वो व्यक्ति भी क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसे या किसको, भाई तुम ये किताब किसको दे रहे हो। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। वैन, वैन माने होता है कब या जब। ठीक है, तो किसी भी घटना का जो समय होता है, टाइम होता है कि कौन सी घटना कब घटी थी, ये जानने के लिए हम जो है वैन का यूज करते हैं। वेयर का यूज हम करते हैं किसी स्थान या स्थिति को जानने के लिए। अस्क अबाउट प्लेस और या फिर पोजीशन, किसी भी स्थान की स्थिति या फिर स्थान को जानने के लिए हम जो है वेयर का यूज करते हैं। व्हाई का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, किसी उद्देश्य को जानने के लिए या कारण को जानने के लिए। मोटिव, या तो मोटिव हमें जानना है कि भाई ये घटना क्यों हुई, किसके लिए हुई, क्या कारण थे। ठीक है, या तो कारण या फिर मोटिव जानने के लिए। हाउ का मतलब होता है कैसे या किस प्रकार, और हाउ का यूज हम करते हैं किसी मेथड को जानने के लिए या किसी जो कार्य हुआ है उसका जो तरीका है, किस तरह से वो कार्य किया गया, ये जानने के लिए। प्रोसेस पूछने के लिए, मैनर पूछने के लिए भी, किस तरह से कोई भी काम है उसको किया गया था। या क्वालिटी या कंडीशन जानने के लिए हम, जैसे आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो तुम्हारी स्थिति जानने की कोशिश करी गई। हाउ पॉसिबल, ये कैसे संभव है, या हाउ आप इस कार्य को कैसे करोगे। तो मैनर, ढंग इत्यादि सारी चीजें हमें अगर कोई जाननी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। वूज मिस होता है किसका या किसकी। वूज माने क्या होता है, किसका या किसकी। तो पोजीशन या ओनरशिप जानने के लिए, यह कुत्ता किसका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम पोजीशन जान रहे हैं या फिर क्या जान रहे हैं, ओनरशिप। विच का मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी या कौन से। किसी चॉइस को जानने के लिए, किसी भी जो वस्तु होती है उसको जानने के लिए या किसी व्यक्ति की चॉइस जानने के लिए।
आप कुछ खरीदने गए तो आपसे जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो पूछता है कि भाई इनमें से आप कौन सी चप्पल खरीदना चाहते हो, कौन से जूते खरीदना चाहते हो, कौन सी शर्ट, कौन सी टी शर्ट। तो क्या है, इस ज़्यादातर विच का यूज हम करते हैं चॉइस के लिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि विच के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपने अक्सर सुना है कि भाई सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद जब स्ट्रक्चर आपको रटाया जाता है तो ये बताया जाता है कि भाई क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो विच वाला सेंटेंस होता है, अगर विच का यूज कर रहे हो तो विच के तुरंत बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे कौन सी पुस्तक, तो विच बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक है, तो विच बुक डू यू हैव। इस तरह से जो है आपको ये बनाने होते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। हाउ मैनी वर्ड्स होता है कितना या कितने। हाउ मैनी का मतलब है अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हाउ मैनी का यूज करते हो। आस्क अबाउट क्वांटिटी, यानी कि मात्रा जानने के लिए। अब हाउ मैनी के साथ में तुरंत जो भी नाउन वगैरह होता है वो उसके तुरंत बाद ही लगता है। जैसे हाउ मैनी शुगर यू हैव, तुम्हारे पास कितनी चीनी है, ठीक है। हाउ मच का भी मीनिंग सेम होता है, कितना, कितनी, कितने, लेकिन इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मापते हैं या फिर तोलते हैं। हाउ फार का मीनिंग होता है कितनी दूर। आस्क अबाउट डिस्टेंस, यानी कि दूरी जानने के लिए हम जो है हाउ फार का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, इसका मतलब है लेंथ या लंबाई जानने के लिए हम जो है हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना। किसी वस्तु की, व्यक्ति की हम जो है एज जानने के लिए जो है हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। अब कुछ प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में या तो किसी नाउन का यूज होता है या फिर प्रोनाउन का यूज होता है। तो वो प्रोनाउन आपको आप पता होना चाहिए कि ट्रांसलेट करते समय कि कौन से प्रोनाउन का यहाँ पर यूज होना है, नाउन का। तो देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही मिस होता है वह या उसने, पुरुषों के साथ करते हैं। सी का मीनिंग होता है वह, इसका यहाँ पर ये गलत हो गया, महिलाएं कर लेना, क्या कर लेना, महिलाएं, ठीक है, या महिलाओं। तो ही मिस भी वह होता है और सी मिस भी वह होता है, बस अंतर इतना होता है ही का यूज हम पुरुषों के लिए, मेल के लिए करते हैं, और सी का यूज हम फीमेल के लिए करते हैं। इट का मतलब भी वह होता है, वह या यह, और निर्जीव जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके साथ हम इट का यूज करते हैं। यू का मतलब होता है तुम, आप। दे का मतलब होता है वे। आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं, जैसे कि मी मिस मुझे, यू मिस तुमको या आपको, हिम माने उसे, हर माने उसे, इट माने इसे, अस माने हमें, हमको, या देम माने उनको या उन्हें। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कैन यू हेल्प मी। अब यहां पर आप देख रहे हो यू जो है ये सब्जेक्ट है और मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो ये प्रोनाउन है मी भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आर यू डूइंग टू इनवाइट देम। अब ये देम जो आ रहा है यहां पर, ये क्या है, ये भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, यहां पर आपने देखा जो वर्ब थी, मेन वर्ब थी, उसके बाद में आ रहा है। या आपकी जो टू इनवाइट जो हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी, जैसे जी राउंड पार्टिसिपल आपने पढ़ी है, नॉन इन्फिनिटी जो होती हैं, तो नॉन इन्फिनिटी के बाद आ रहा है। अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। दो चीजों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनको भी आज समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे कि माई मिस होता है मेरा, ठीक है, पजेसिव का मतलब होता है कि अधिकार दिखाने वाले, ठीक है। तो माई मिस मेरा, योर मिस तुम्हारा, तुम्हारा, हिज माने उसका उसकी, हर माने भी उसका उसकी, इट्स माने इसका इसकी, अवर माने हमारा हमारी, देयर माने उनका उनकी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, द बुक इज न्यू, योर बुक इज न्यू, तुम्हारी पुस्तक नई है। किसकी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक। तो योर जो है बुक से पहले ये ऑब्जेक्ट था, और ये भी क्या है आपका, योर बुक। तो ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हर कैट इज स्मॉल, उनकी बिल्ली जो है या उसकी बिल्ली जो है वो कैसी है, छोटी है। तो ये योर और हर जो है यहां पर, ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं, जैसे माइन मिस मेरा, योर्स मिस तुम्हारा, हिज मिस उसका, हर मिस उसकी, इट्स मिस इसका इसकी इसका, आवर्स माने हमारा, योर्स मिस तुम्हारा, देयर्स मिस उनका।
तो ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे देखो यहाँ पर देयर्स इज अ बेस्ट पिज्जा इन द सिटी, द डॉग इज माइन, आई हैव माई डिनर एंड यू हैव योर्स, मेरे पास मेरा डिनर है और तुम्हारे पास तुम्हारा। तो ये जो यहाँ पर योर्स है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको माइन दिख रहा है ये, और ये जो यहाँ पर देयर्स है, ये सब क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, संकेतवाचक, जिनसे हम संकेत करते हैं। जैसे कि दीज मिस होता है ये या इन, दोज मिस होता है उन वो, ठीक है, उन या वो, दिस मिस होता है यह नजदीक के लिए, और दैट मिस होता है वह दूर के लिए। और दिस और दैट जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि समवन समबडी का मतलब होता है कोई, नो वन नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, और एनीबडी एनीवन का मतलब कोई भी। ईच एवरीवन या एवरीबडी का मतलब होता है हर या प्रत्येक, ऑल का मतलब होता है सभी, ओनली का मतलब होता है केवल, सम का मतलब होता है कुछ, और बोथ का मतलब होता है दोनों। आ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जो होता है इसका मीनिंग होता है बहुत सारे। जैसे कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ प्लान फॉर टुडे, मेरे पास आज के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मीनिंग होता है बहुत सारे। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से, जैसे ईच अदर, एक दूसरे, दे डेप्ट विद ईच अदर, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा दे डेप्ट विद ईच अदर, डिबेटेड सॉरी, दे डिबेटेड विच ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से क्या करी, बहस करती ही करे, वे एक दूसरे से क्या करते हैं, बहस करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि वे आपस में बहस करते हैं। वन अनदर का मीनिंग होता है एक दूसरे। द टू कंट्रीज डू लिटिल ट्रेड विद वन अनदर, दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक और कप चाय लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, आप खुद स्वयं, माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं, हम सेल्फ, हम खुद स्वयं, हर सेल्फ, वह खुद स्वयं, अवर सेल्फ, हम खुद स्वयं। एग्जाम्पल, जैसे कि ही कट हिमसेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास, उसने टूटे शीशे से खुद को काटा। यानी जहां भी स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, तो वहां हम हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ, इनका यूज करते हैं। डिटरमाइनर्स, देखो डिटरमाइनर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा हर सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो डिटरमाइनर्स में जैसे कि ईच और एवरी है, ईच और एवरी जो है देखने में आपको बिल्कुल एक जैसे लगते हैं कि भाई ईच और एवरी का जो मीनिंग होता है वो हर, प्रत्येक या हर एक, ठीक है, या सभी के लिए आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा अंतर है। जब आप बारीकी देखोगे तो आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। ईच का यूज हम वहां करते हैं जहां जो एक नंबर है, फॉर्मिंग जो ग्रुप बन रहा है वस्तुओं का, व्यक्तियों का, किसी का भी, वो लिमिटेड हो या डेफिनेट हो। अगर संख्या निश्चित है तो वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। जबकि अगर व्यक्तियों का या वस्तुओं का जो समय जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, उसमें अगर ग्रुप में जो व्यक्ति हैं या जो वस्तुएं हैं अगर वो अनिश्चित हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं फिर एवरी का। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, यहां पर ईच, ईच का यूज हम टू और मोर थिंग्स के लिए करते हैं। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, जबकि एवरी का यूज हम मोर देन 2 के लिए करते हैं। ईच का यूज हम 2 के लिए भी कर सकते हैं और मोर देन 2 के लिए भी कर सकते हैं, जबकि एवरी का यूज हमेशा से मोर देन 2 के लिए ही होता है, 2 से ज्यादा के लिए ही हम जो है यूज करते हैं। जैसे कि एवरी सीट वाज टेकन। अब एक और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाले वर्ड मिलते हैं आपको, लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग जो है कुछ होता है। फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है, और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यानी फ्यू का हम उनके साथ यूज करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और लिटिल का हम यूज उनके साथ करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, यानी बिल्कुल कम, थोड़ा सा, या ना के बराबर, यानी इसका नेगेटिव सेंस है। क्या है, नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी ना के बराबर। जैसे कि अभी आपसे कहा जाए कि भाई फ्रिज में बिल्कुल ना के बराबर दूध है और हमें और दूध की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर देखो कि ही हैज फ्यू रिलेटिव्स, उसके बहुत कम या ना के बराबर रिश्तेदार हैं, इसका मतलब उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। दूसरा देखो, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सही होने के ना के बराबर चांस है, यानी वो सही हो भी सकता है या नहीं। कोई बीमार हो गया व्यक्ति या कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसके सही होने के चांसेस बहुत कम है, यानी वो दोबारा सही हो भी सकता है और नहीं भी। आ फ्यू का मीनिंग होता है कुछ, ऐसे ही आ लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है और इसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है, ठीक है, आ लिटिल हो या आ फ्यू हो। ही हैज फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज हैप्पी, भाई उसके कुछ मित्र हैं। अब देखो कुछ का मतलब है यहां पर कि जो भी हैं पर्याप्त हैं। एक बात को समझो कि उसके कुछ मित्र हैं इसलिए वो खुश रहता है, क्योंकि उसके हैं जितने भी हैं, 2 4 6 10 जितने भी हैं, लेकिन वो कितने हैं, पर्याप्त हैं। ऐसे ही यहां पर देखो, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर, भाई फ्रिज में कुछ दूध है, इसका मतलब काम चल सकता है। आ फ्यू या आ लिटिल का यूज हम वहां करते हैं जहां कुछ को डिनोट कर रहे हैं लेकिन उसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता हो, यानी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, लेकिन हमारे पास है, कुछ है और इतनी है जितने से काम चल सकता है। द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है बहुत कम या पर्याप्त कह सकते हो आप। बहुत कम का मतलब होता है कि भाई जितनी भी है वही है, वही पर्याप्त है। जैसे कि द रिमार्क दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, यानी उसने जो है बहुत कम सुझाव दिए लेकिन जितने भी दिए वो सबके सब इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार से आप देखोगे, द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंटरी दैट ही पजेस्ड स्टूड इन अ गुड सीटेड, यानी उसे बढ़ईगिरी की जो है बहुत कम नॉलेज थी, लेकिन जितनी भी नॉलेज थी उसने उसे जो है आज कहाँ पहुंचा दिया। यानी कि एक व्यक्ति था, उसे बहुत कम नॉलेज थी लेकिन जितनी भी थी वो बहुत अच्छी थी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को नॉलेज है 8 क्लास तक पढ़ाने की, मतलब वो 12th क्लास तक नहीं पढ़ा सकता लेकिन 8 क्लास तक पढ़ाने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द फ्यू का यूज हम वहां करते हैं कि जहां बहुत कम हो लेकिन जितना भी हो वो सब क्या हो, पर्याप्त हो। अब देखते हैं प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑल का मीनिंग होता है सभी, ऑल द गर्ल जॉइन द रेस, सभी लड़कियों ने जो है रेस में हिस्सा लिया। बोथ का मीनिंग दोनों होता है, बोथ द चिल्ड्रन हैड जेंटलनेस दैट कीप्ड देम ऑलमोस्ट इम्पर्सनल। अब यहां पर बोथ का मीनिंग क्या है? दोनों। हाफ का मीनिंग होता है आधा, ही विल कंज्यूम हाफ ऑफ द मील, भाई वो जो है केवल आधा ही भोजन कर पाता है या आधे आवश्यकता होती है। क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत। इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे, आज का दिन जो है वो अत्यधिक या अत्यंत जो है कैसा है, अच्छा है। रेदर का मतलब होता है कि अपेक्षा, आई इट्स रेदर आई स्मॉल कार, यानी कि उसकी अपेक्षा यह है कार बहुत छोटी है। डबल का मतलब होता है दोहरा या दुगना, ट्वाइस द यूजुअल नंबर ऑफ सस्पेक्ट। अब कुछ एडवर्ब भी हैं। एडवर्ब जैसे कि हेयर मिस होता है यहाँ, देयर मिस वहाँ, टुडे मिस आज, यस्टरडे मिस कल बीता हुआ, टुमेरो आने वाला कल, इवनिंग मिस शाम, मॉर्निंग मिस सुबह, नून मिस दोपहर, मिडनाइट मिस मध्यरात्रि, नाइट मिस रात्रि, ऑलवेज मिस हमेशा। अब ये जो चीजें हैं देखो, सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी दुनिया के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक वाली। पहली बात मेरी, इसको गांठ बांध लो आज, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आती है वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकता है। अब जब हम बेसिक चीजें भी सीख रहे हैं तो मैंने जो है ऑलरेडी 3 वीडियो बना करके खूब अच्छी डाल रखी हैं। एक है प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन वाली जो वीडियो है उसको दोबारा देखना आज आप। एक हमने बना रखी है एडवर्ब की, जितने भी इंपॉर्टेंट एडवर्ब होते हैं उनकी, और एक बना रखी है एडजेक्टिव की। ये 3 वीडियो आज दोबारा से आप देख लो कि जो एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भाई अब हम बेसिक जानकारी जो मैंने बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में आपको मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप आज से ही जो है सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, टेंस बनाना सीख जाओगे। आप जानते हैं कि टेंस जो होते हैं, टेंस 3 होते हैं आपके पास। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं आपके पास। अब ये 3 टेंस होते हैं, इनके फिर प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार होते हैं इनके। फिर हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली आपने सेंटेंस जो पढ़े थे कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? असर्टिव,
इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं। अब इन 5 प्रकारों में भी जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पहले ये जो 3 सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन दोनों का यूज तो हम इंग्लिश ग्रामर में करते हैं बहुत ज्यादा। किस किस का? एसर्टिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, और एसर्टिव में ही आपके 2 तरह के आ जाते हैं, एक आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो 3 तरह के सेंटेंस हैं, इनका यूज तो हम ग्रामर में बहुत ज्यादा करते हैं। बाकी ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी का हम इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस। हालांकि ग्रामर में भी जब आप वॉइस पढ़ते हो, यानी कि एक्टिव पैसिव पढ़ते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तो वहां पर भी उनका जो है यूज देखने को मिलता है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर के पहले मैं उनको ही समझाऊंगा आपको, क्योंकि ग्रामर तो थोड़ा लंबा चलने वाली है, बहुत चीजों को बारीकी से आपको समझना है। लेकिन ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव में बारीक चीजें कुछ होती नहीं है, तो उनमें ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि 100 150 आपको जो है सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट लेकर के ही चीजें समझा दूं। अब आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई टेंस और फिर ये होते हैं सेंटेंस। जो प्रत्येक टेंस है उसमें जब हम बनाना सीखेंगे, मान लो इंडेफिनिट, तो उसमें हम सीखेंगे भाई कि एसर्टिव सेंटेंस सीखेंगे, एफर्मेटिव वाले, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई सेंटेंस जो मिलकर बनता है, सेंटेंस में होता क्या है। तो सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं, पूरे सेंटेंस में 2 चीज आपको देखने को मिलेंगे, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। एक सेंटेंस जो होता है आपका, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? तो सब्जेक्ट भी 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है उसमें मेन वर्ड, सब्जेक्ट के अंदर एक तो होता है मेन वर्ड, जो कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी कि ये तो राम श्याम घनश्याम सीता गीता बबीता सुनीता होंगी, या फिर प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, यू, वी, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर में भी आपके 2 वर्ड आते हैं आपके, या तो डिटरमाइनर्स हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं। कभी कभी जो है यहाँ पर फ्रेज का यूज भी हो जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज आ गई, नाउन फ्रेज आ गई सब्जेक्ट के रूप में। तो क्वालिफायर जो होते हैं, डिटरमाइनर, जैसे कि ए, एन, द, इनका यूज होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ये डिटरमाइनर्स भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। दिस, दैट का यूज हो गया आपका। तो जो सब्जेक्ट होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो मेन वर्ड जिसमें नाउन या प्रोनाउन होता है, और दूसरा क्वालिफायर, इन दोनों से मिलकर के बनता है, जिसमें डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं भाई प्रीडिकेट क्या होता है। तो प्रीडिकेट में 3 चीजें होती हैं आपकी, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को 2 पार्टों में हम ब्रेक करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट को अगर हम ब्रेक करें तो वो उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वर्ब जो होती हैं वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्ब जो हैं वो एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये जो होती हैं ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जबकि दूसरी होती है मेन वर्ब, गो, कम, प्ले, डू, यानी कि कोई भी एक्शन को दर्शाने वाली जो वर्ब होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे हिम, हर, मी, माई फ्रेंड, ये जो सब के सब हैं। ठीक है, हिज है, हर है, इट है, यू है, ये सभी के सभी जो हैं आप पे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सब क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इनको जो यूज करते हैं हम, इनको यूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आप सेंटेंस बनाते हो तो अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो पहला कौन सा लगाते हैं? तो देखो इन दोनों में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनमें पहले कोई सा भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन बनाने का तरीका, जैसे कि राम गैव हिम अ बुक, यहां पर पहले आपने लगाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगा दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन राम गेव अ बुक टू हिम, अगर आपने पहले जो है किसका लगा दिया? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो आप, तो उसके बाद में आपने टू का यूज किया, या तो टू का यूज करते हो या फोर का यूज करते हो। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखो। अगर आपने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया तो उसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया उसके बाद इनडायरेक्ट का यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको
प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि या तो ज़्यादातर आपने देखा होगा मोस्टली तो आप टू का यूज करते हो, कभी कभी आप फोर का यूज भी कर देते हो, तो इसका ध्यान रखो। यहाँ पर जैसे बुक, यहाँ पर टू का यूज किया है तो टू एक क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। तो कर तो सकते हैं हम दोनों का ही। अब ऑब्जेक्ट जो होता है, कई बार आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट भी बेसिकली एक नाउन ही होता है, लेकिन आजकल कभी कभी क्या होता है कि ही रिफ्यूज टू गो, उसने जाने से मना कर दिया, टू गो। अब यहां पर देख रहे हो कि ये क्या है, यहां पर ये इन्फिनिटी है, क्योंकि गो से पहले टू लगा हुआ है। मैन वर्ब से पहले अगर आपको कहीं भी टू लगा हुआ मिलता है, उसका मतलब वो इन्फिनिटी है। तो यहां पर अब ये नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन इन्फिनिटी में से भी हो सकता है, यानी कि या तो इन्फिनिटी या जिराउंड भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब ये प्लेइंग क्रिकेट जो है, वैसे आपको दिख रहा है कि लाइक्स भी एक वर्ब है और प्लेइंग भी एक वर्ब है, तो ये प्लेइंग क्रिकेट पूरा का पूरा जो है ये जिराउंड है। क्या है, जिराउंड है। और यहां पर ये किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट किस किस से मिलकर बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, जैसे कि द टीचर अपॉइंट हरी मॉनिटर। अब ये मॉनिटर जो है ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, हरी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो बाकी जो वर्ड आ रहा है इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि दे चूज रवि देयर लीडर, उन्होंने रवि को अपना नेता चुना, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस को पूरा कर रहा है ये। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट की जगह पर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकता है, जैसे रुचि इज ब्यूटीफुल। रुचि क्या है, ब्यूटीफुल है, ये एक एडजेक्टिव हो गया। दिस जज फाउंड हिम गिल्टी, गिल्टी माने दोषी होता है, ये भी क्या है यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव है। द सेक्रेटरी थिंक द पियोन वेरी ऑनेस्ट। अब ये वेरी ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाती है पूरी की पूरी आपकी। पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव के रूप में। योर लेटर मेड अस वॉरिड, यानी उसके पत्र ने क्या कर दिया, हमें चिंतित कर दिया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। देखो यहाँ पर क्या आ रही है, स्टार्टिंग में आपने देखा मेड अस, खुद मेड जो है वो खुद एक वर्ब है अपने आप में, और यहाँ पर वॉरिड आ गई। वॉरी माने चिंता होता है, उसमें ईडी लगी हुई है, तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी हो सकता है। एडवर या एडवर फ्रेज का यूज भी जो है क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है। देयर दिस ही इज देयर, वह यहाँ है, और द बुक ऑन द चेयर, इससे क्या है हमें स्थान का पता चल रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर एडवर और एडवर फ्रेज हो गई।